बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यानी अपने लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने आपका यूनिट नंबर 1 डिस्कस करना है कि जिसका नाम मेजरमेंट्स है और जिसका ताल्लुक आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से है। सो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि आज का काम हम शुरू करें, हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में या इस यूनिट में या आज के लेक्चर में क्या क्या देखने की कोशिश करनी है। इसलिए सबसे पहले मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिए हुए हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशंस यानी नंबर्स को 10 की पावर्स में लिखना, एरर्स एंड uncertainties, और फाइनली असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में देखने की कोशिश करनी है। सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर स्टेटेड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, या आसान डेफिनेशन के मुताबिक ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज physical quantities. Like length is a physical quantity, force is a physical quantity, velocity is a physical quantity, so is temperature. Physical quantities की दो types होती हैं। Number 1 base quantities, number 2 derived quantities. अब base quantities ये वो quantities होती हैं कि जिनकी शक्ल में आप other quantities define करवाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है minimum number of quantities in terms of which other quantities are defined. ये क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज की तादाद 7 होती है, यानी देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट। ये 7 क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं और ये आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये लिखी हुई हैं। सो दीज आर बेस क्वांटिटीज कि जिनकी तादाद कितनी होती है? 7 होती है। इनसे निकली हुई क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। यानी जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज 7 जिनके मैंने अभी आपके साथ नाम भी शेयर किए हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज का जहां तक ताल्लुक है, दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज और इनकी तादाद क्या अस्यूम की जाती है? इंफिनिटी। जैसा कि फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। आप देखें जरा वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके हासिल हो रही है, लेंथ को और टाइम को। सो बेस से निकली हुई क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। फोर्स आ गई, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गई, एंड सो ऑन। सो ड्राइव क्वांटिटीज की तादाद इंफिनिटी होती है। लिहाजा फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, बेस एंड ड्राइव। बेस 7 होती है, ड्राइव कितनी होती हैं? इंफिनिटी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि बेस क्वांटिटी वाकई ही बेस क्वांटिटी है? तो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यानी मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज के लिए 2 स्टेप्स उठाए जाते हैं। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। अगेन मैं आपकी बुक की जो लाइंस है वो कोट कर रहा हूं। इसका मतलब इस चैप्टर में खास तौर पे, तमाम चैप्टर्स में लेकिन इस चैप्टर्स में खास तौर पे बुक की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अहम होगी, टेबल्स में दी हुई वैल्यूज बहुत ज्यादा अहम होगी, फ्रीक्वेंटली उनसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड कौन होगा? जो एक्सेसिबल हो यानी आसानी से अप्रोचेबल हो और कांस्टेंट हो यानी इनवेरिएबल हो, चेंज ना हो सकता हो। तो ये 2 स्टेप्स हैं और ये आइडियल स्टैंडर्ड की के 2 पैरामीटर्स हैं कि जिनकी मदद से आप बेस क्वांटिटीज को क्या करते हैं? डिफाइन करवाते हैं, कि जिसके बारे में मैं को 3 या 4 दफा पहले भी आपको बता चुका हूं। नाम लेके मैंने आपके साथ सातों की सातों डिस्कस की थी। चलें बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हम आजकल जिस एरा में सर्वाइव कर रहे हैं या हम आजकल जिस एरा में जिंदा हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल का है, लेकिन जाहिर सी बात है ये सिस्टम इंटरनेशनल का जो एरा है ये शुरू से ऐसा ही नहीं था। सो अब मेरा अगला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसमें जो सबसे पहला सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है FPS। F इज फॉर फुट, P इज फॉर पाउंड, S इज फॉर सेकंड। मैं फिर बोल देता हूं, F इज फॉर फुट, P इज फॉर पाउंड एंड S इज फॉर
सेकंड रिलेशनशिप 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट या फीट या 3.3 फीट। इसी तरह 1 पाउंड इक्वल्स 0.45 किलोग्राम या 1 किलोग्राम इक्वल्स 2.2 पाउंड्स। सो ये एफपीएस का सिस्टम था। दूसरा सिस्टम सीजीएस, इसमें सी क्या है सेंटीमीटर, जी क्या है ग्राम और एस ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर क्या है सेकंड। रिलेशनशिप इसके कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। फिर तीसरा सिस्टम सामने आता है एमकेएस। इसमें एम क्या है मीटर, के क्या है किलोग्राम, एस क्या है सेकंड। और एमकेएस में जाहिर सी बात है कि लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम और टाइम का यूनिट तो आप देख सकते हैं तीनों में क्या है सेकंड ही आपको दिखाई दे रहा है। सो फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इन तीनों सिस्टम्स में जो आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही है जो एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बन सकता है, यानी नोट की शक्ल में भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इन ऑल दीज सिस्टम्स द फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। फुट, सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ आ गया, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, मास आ गया, सेकंड सेकंड सेकंड। ऑफ कोर्स किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में डेवलप हुआ था कि जिसमें एमकेएस में 4 मजीद बेस यूनिट्स का इजाफा करके तो ओवरऑल बेस यूनिट्स की तादाद कितनी बना दी गई, 7 बना दी गई। यानी मैं फिर बता रहा हूं कि सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप कहलाती है बेस यूनिट्स की, जिनकी तादाद अगेन कितनी है 7, और ये उन 7 क्वांटिटीज के यूनिट हैं जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मतलब मास का बेस यूनिट किलोग्राम, लेंथ का बेस यूनिट मीटर, टाइम का बेस यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का बेस यूनिट केल्विन, रिमेंबर कैपिटल के केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और करंट एम्पियर, ए इज फॉर एम्पियर। तो ये 7 यूनिट्स क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और ये उन्हीं बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं जो अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी जो क्या कहलाती है, बेस यूनिट्स कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या कहलाती है, बेस यूनिट। दूसरी टाइप यहां पे मैंने यहां पे लिखी हुई है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनकी तादाद कितनी होती है, 2। ये 2 ऐसे यूनिट्स थे कि जिनके बारे में डिसाइड ही नहीं हो सका कि क्या ये बेस है या ड्राइव है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए ये 2 ऐसे यूनिट्स थे जो ना बेस थे ना ड्राइव थे। तो इनकी एक अलग क्लास बना दी गई जिसको क्या नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। सवाल ही पैदा होता है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये बेस भी नहीं थे और ड्राइव भी नहीं थे, और वो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं रखते। मैं फिर बोल रहा हूं, ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो यूनिट्स तो हैं लेकिन क्या नहीं रखते, डायमेंशंस नहीं रखते। ये दोनों एंगल के यूनिट्स थे। एक कहलाता है 2 डायमेंशन में बनने वाला प्लेन एंगल, या जिसको क्या कहा जाता है, रेडियन भी कहा जाता है। रेडियन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट के लिए मेरे पास एक सर्कल है, और आपको पता है सर्कल के सेंटर से लेके पेरीफेरी तक का, किनारे तक का फासला या सर्कमफ्रेंस तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये लाइन किसको शो कर रही है, रेडियस को, और ये लाइन बजाते हो क्या कहलाएगी, रेडियल आर्म। तो अगर यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस है और यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस है, तो ये सर्कल का एक महदूद सा पोर्शन है जो क्या कहलाता है, आर्क, ARC, आर्क। अगर, अब मैं असल बात की तरफ आने लगा हूं, अगर सर्कल पे बनने वाली इस आर्क की लेंथ भी किसके बराबर हो जाए, सर्कल के रेडियस के, यानी सर्कल पे बनने वाली ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी किसके बराबर हो जाए, सर्कल के रेडियस के, तब ये जो एंगल बन रहा होगा दोनों रेडियल आर्म्स के दरमियान बनने वाला ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। इट इज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc
ऑफ विच द लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आसान अल्फाज में बोल देता हूं, ये वो एंगल होता है जो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे बना रही होती है और आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है, सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। अगर कोई जिस्म सर्कल में मुकम्मल चक्कर लगाता है, यानी अगर कोई जिस्म सर्कल में यहां से चल के यहीं पे वापस आ जाए, तो आपको पता है कि मुकम्मल सर्कमफेरेंस में डिस्टेंस कितना कवर होता है, 2 पाई r। सो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक ज्योमेट्री में भी, s इज इक्वल टू r थीटा है, थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। आप प्लीज ध्यान से देखें, r वैसे का वैसा, और जब एक जिस्म सर्कल में मुकम्मल चक्कर लगाता है तो s कितना कवर हो रहा होता है, 2 पाई r, r कैंसिल हो जाएगा, तो एक मुकम्मल सर्कल में एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ गया, कितना एंगल कवर हो रहा है, 2 पाई रेडियंस। एक मुकम्मल रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हो रहा है, 2 पाई रेडियंस। और ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक मुकम्मल रेवोल्यूशन में डिग्री वाइज कितना एंगल कवर होता है, 360 डिग्री। तो यहां से रिलेशनशिप आ गया कि 2 पाई रेडियंस किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। अगर मैं 2 पाई को उधर ले जाऊं जिसमें पाई आपको पता है 3.14 के बराबर होता है, तो 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 57.3 डिग्री के। रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 0.01745 रेडियंस के। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स 2 पाई रेडियंस इक्वल्स 360 डिग्री। और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बन जाता है कि एंगल वाइज रेवोल्यूशन रेडियन से बड़ा है और रेडियन डिग्री से बड़ा होता है। कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इसमें से किस किस्म के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मुकम्मल सर्कल में कितना एंगल कवर हो रहा है, 2 पाई रेडियंस। तो अगर कोई जिस्म सेमी सर्कल में मूव कर रहा हो, इफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी कवर्स सेमी सर्कल, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा इक्वल्स s ओवर r, r वैसे का वैसा। पूरे सर्कल में कितनी लेंथ कवर होती है, 2 पाई r। तो आधे सर्कल में कितनी लेंथ कवर होगी, ऑफ कोर्स पाई r, r कैंसिल हो जाएगा, तो आधे सर्कल में आपको कितना एंगल कवर होता है दिखाई दे रहा है, पाई रेडियंस, जो डिग्री वाइज किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, और जो रेवोल्यूशन वाइज किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। एक और रिजल्ट देखें, इफ एंगल कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इज 45 डिग्री, देन इट्स कवर्ड डिस्टेंस s इज। नाउ अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि पाई रेडियंस किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं, आई रिपीट, अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो इधर क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 रेडियंस, और इधर क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बाय 4, दैट इज 45 डिग्री। तो याद रखिएगा, अगर आपको एंगल किस में गिवन हो, डिग्री में गिवन हो, तो आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियंस में चेंज करना पड़ेगा। इस केस में एंगल हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री। आपके साथ सारी कैलकुलेशन की तो 45 डिग्री किसके बराबर आया, पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर है। तो आगे तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, s इक्वल्स r थीटा भी पड़ा, r किसके बराबर है, 1 मीटर, थीटा क्या था, 45 डिग्री। अगेन r किसके बराबर है, 1 मीटर, थीटा क्या था, 45 डिग्री, और 45 डिग्री किसके बराबर आपको दिखाई दे रहा है, पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। और 1 जब पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4 मीटर्स। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे सर्कल में मूव कर रहा हो कि जिसका रेडियस क्या हो, 1 मीटर, और वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल कवर करे, 45 डिग्री, या ऑफ कोर्स पाई बाय 4 रेडियंस, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में कितना फासला कवर करेगा, पाई बाय 4 मीटर का फासला कवर करेगा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तादाद कितनी होती है, 2। एक हमने काफी तफसीली तरीके से पढ़ लिया, प्लेन एंगल या सर्कल में बनने वाला रेडियन। दूसरा कहलाता है 3 डायमेंशन या स्फीयर पे बनने वाला सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन। इसको समझने के लिए फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर एक कोन जनरेट हुई हुई है। रिमेंबर, ये जो कोन है स्फीयर की सरफेस पे नहीं जनरेट हुई हुई, ये कोन स्फीयर के अंदर कहां से जनरेट हो रही है, सेंटर से, और कहां तक जा रही है, स्फीयर की सरफेस तक। तो ये कोन स्फीयर के सेंटर से जनरेट होकर कहां तक जा रही है, स्फीयर के सरफेस तक। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये लेंथ स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी, ये लेंथ भी स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी। असल शर्त अब आने लगी है, असल शर्त ये है कि कोन का ये जो कॉनिकल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कोन की बेस कह लें, टॉप कह लें, जो भी है, ये जो आपकी कोन की बेस का या टॉप का जो आपको कॉनिकल एरिया दिखाई दे रहा है, अगर ये कॉनिकल एरिया किसके बराबर हो, r स्क्वायर का, यानी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के, तब
इन दोनों रेडियल आर्म्स के दरमियान बनने वाला ये एंगल क्या कहलाएगा? 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। अच्छा, फिर अब इसमें कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट्स आप ध्यान से देख लें, या चलें मैं इसको अगर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो इट इज द एंगल subtended at the center of a sphere by a surface of which the area is equal to the square of the radius of the sphere। आसान अल्फाज में बोल देता हूं, स्टेरेडियन वो एंगल होता है जो कहां पे सबटेंड हो रहा है, कहां पे बन रहा है, स्फीयर के सेंटर पे। कौन बना रहा है? एक सरफेस, और उस सरफेस किसके बराबर है? सरफेस का एरिया किसके बराबर है? स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के। यानी एक ऐसी सरफेस कि जिसका एरिया क्या हो? आर स्क्वायर हो, उसका अपने स्फीयर के सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? 1 स्टेरेडियन कहलाता है। अब यहां पे भी कुछ एमसीक्यू का रिजल्ट देख लें। द एंगल ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर एट इट्स सेंटर इज, एक मुकम्मल स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो थीटा इक्वल्स a ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वैसे का वैसा, और आपको पता है स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक मुकम्मल स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा या बना रहा होगा? 4 पाई स्टेरेडियंस। ये भी एमसीक्यू का एक बहुत अहम रिजल्ट यहां पे सामने आ गया। कुछ और एमसीक्यू के रिजल्ट देखें जरा। फॉर अ हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर या आधे स्फीयर, अभी हमने किसकी डिस्कशन की है? पूरे स्फीयर की डिस्कशन की है। व्हाट इफ के आधा स्फीयर हो, तो आधे स्फीयर पे कितना एंगल बन रहा होगा? कितने स्टेरेडियंस बन रहे होंगे? तो वही फॉर्मूला थीटा इक्वल्स a ओवर आर स्क्वायर वैसे का वैसा। अगर पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर या आधे स्फीयर में कितना एंगल आपको बनता दिखाई दे रहा है? 2 पाई स्टेरेडियन। और ये जुबानी याद रखना भी मसला नहीं है। पूरा स्फीयर कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, अभी आपके साथ डिस्कस किया, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आधा स्फीयर कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा? ऑफ कोर्स 2 पाई स्टेरेडियन। एक और एमसीक्यू का रिजल्ट देखें। इफ a इक्वल्स 10 मीटर स्क्वायर एंड r इक्वल्स 1 मीटर, देन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? a ओवर आर स्क्वायर। a कितना था आपके पास? 10, r कितना था आपके पास? 1, तो 10 ओवर 1 इज 10 स्टेरेडियन। अभी मैंने आपके साथ को 2 या 3 दफा डिस्कस किया कि सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 3। एक टाइप क्या कहलाती है? बेस, एक टाइप क्या कहलाती है? ड्राइव और सप्लीमेंट्री, और तीसरी टाइप क्या कहलाती है? ड्राइव। अब यहां पे एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जहां तक फिजिकल क्वांटिटीज का ताल्लुक है, उनकी तादाद कितनी होती है? 2, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये एमसीक्यू का रिजल्ट आ गया। लेकिन जहां तक यूनिट्स का ताल्लुक है, यूनिट्स की तादाद कितनी होती है? 3, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एमसीक्यू आ जाए कि क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 2, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। और अगर यूनिट्स की टाइप का एमसीक्यू पूछा जाए कि कितनी टाइप्स होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 3, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स काफी तफसीली डिस्कस कर दिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स काफी तफसीली डिस्कस हो गए। अब हम किसकी तरफ आते हैं? ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स की तादाद इन्फिनिटी होती है। ये बेस से निकले हुए यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन, रिकॉल F इक्वल्स ma न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन फोर्स का ड्राइव यूनिट है कि जिसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल एनर्जी का ड्राइव यूनिट है न्यूटन मीटर। मोमेंटम, रिकॉल P इक्वल्स mv, तो इसका ड्राइव यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहां से भी देखें कि एमसीक्यू के बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं। मसलन उन पे आने से पहले जरा विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ रिकॉल करें। फ्लूइड डायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, ईटा इक्वल्स F ओवर 6 पाई RV। F होता है न्यूटन, R होता है मीटर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं न्यूटन की जगह ये रिप्लेस कर दूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और जैसे कभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे भी एमसीक्यू का रिजल्ट बन सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, दोनों के यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। और क्या होते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन या न्यूटन पर मीटर। तो ये भी एमसीक्यू का रिजल्ट आ गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर। कुछ एमसीक्यूज देखने की कोशिश करें ताकि हमें पता चले इसमें से किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम यूनिट्स?
इनमें से किस पे के यूनिट बिल्कुल सेम होंगे? ऑप्शन ए विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और सरफेस टेंशन का यूनिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूटन पर मीटर। इसका फर्दर एनालिसिस करें, पर मीटर और न्यूटन की जगह क्या लिखा जा सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या यूनिट आ गया? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और सरफेस टेंशन का यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। आपको सेम दिखाई नहीं दे रहे। चलो आगे चलते हैं। बीटा स्ट्रेस एंड प्रेशर। यहां से मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? F/A। दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। लेकिन जरा आगे भी देख लें। स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं होता। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होती। और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का वो यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और डेल्टा फोर्स, इसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। और स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर। तो आपके एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यूनिट्स ऑफ टाइम? इनमें से कौन टाइम है? तो आप देखें, साथ में मैंने एनालिसिस किया भी हुआ है। पहले ऑप्शन देखें, आरसी। आप सबको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। और ओहम किसके बराबर होता है? यानी आर का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। और कैपेसिटेंस यानी फैरेड किसके बराबर होता है? क्यू और वी, यानी कूलम पर वोल्ट। वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? एम्पियर कूलम। एम्पियर वैसे का वैसा, कूलम क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड। रिमेंबर क्यू इक्वल्स IT। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा तो इस एमसीक्यू का आंसर है। आगे चलें। बीटा क्या है? L/R। L इज सेल्फ इंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस, L का यूनिट हेनरी, R का यूनिट ओहम। ओहम क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। हेनरी क्या होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। वोल्ट वोल्ट पर एम्पियर कैंसिल हो गया। तो ये भी आपको क्या दे रहा है? सेकंड ही दे रहा है। आपके एमसीक्यू का आंसर होगा ऑल ऑफ द या ऑल ऑफ अबव। नो प्लीज जरा चार्ली को भी देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अल्फा आंसर है, बीटा आंसर है और ऑल ऑफ दिस भी आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज अपना टाइम सेव करें। आगे आपको वहां पे अपने टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें, तो जरा लास्ट भी देख लें। स्क्वायर रूट L/C। एल का यूनिट क्या होता है? हेनरी। सी का फैरेड। हेनरी क्या होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। फैरेड क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। वोल्ट और वोल्ट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बनेगा? स्क्वायर रूट सेकंड कूलम पर एम्पियर। एम्पियर वैसे का वैसा, सेकंड वैसे का वैसा। कूलम की जगह क्या लिखा जाएगा? एम्पियर सेकंड। एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट सेकंड का स्क्वायर। और ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेकंड। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर हल हाथ से आपको कंफर्म होता दिखाई दे रहा है कि ये तमाम क्या है? टाइम है, जिसका यूनिट क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीस। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। कुछ एमसीक्यूज को देखने का सिलसिला मजीद जारी रखते हैं। इस सिलसिले में नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। बेस यूनिट्स हैविंग सेम पावर इन यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर। नो अभी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों के यूनिट्स डिस्कस किए हैं। विस्कोसिटी का यूनिट या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और सरफेस टेंशन का वही यूनिट होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है, दैट इज किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको दोनों में सेकंड दिखाई दे रहा है, दोनों में आपको टाइम दिखाई दे रहा है, लेकिन एक में आपको सेकंड की पावर -1 दिखाई दे रही है और दूसरे में आपको सेकंड की पावर -2 दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इसमें लेंथ पर मीटर की शक्ल में दिखाई दे रही है और इसमें तो आपको लेंथ दिखाई दे ही नहीं रही। लिहाजा सेकंड यानी टाइम वाइज, लेंथ यानी मीटर वाइज, ये दोनों सेम बिहेवियर शो नहीं कर रहे। अब जरा सेम बिहेवियर को देखने की कोशिश करें तो आपको दोनों में किलोग्राम दिखाई दे रहा है, विच इज ऑफ कोर्स द यूनिट ऑफ मास, और दोनों में आपको किलोग्राम के ऊपर कौन सी पावर दिखाई दे रही है? +1। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में किस यूनिट की पावर आपको सेम दिखाई दे रही है? किलोग्राम की। और किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? मास। दोनों में आपको मास किलोग्राम के तौर पे दिखाई दे रहा है और दोनों में आपको किलोग्राम के ऊपर कौन सी पावर दिखाई दे रही है? +1 पावर दिखाई दे रही है। यही सवाल था कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में किस यूनिट्स की पावर सेम होती है।
अब इसी से अगला एमसीक्यू बनाए, जरा देखें, बेस यूनिट्स डू नॉट हैविंग सेम पावर इन यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर। तो अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया तो मेरा नहीं हाल भी बताने की जरूरत है कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, मास, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको लेंथ पर मीटर की शक्ल में दिखाई दे रही है और सरफेस टेंशन में आपको लेंथ दिखाई नहीं दे रही, और आपको विस्कोसिटी में सेकंड पर सेकंड की शक्ल में दिखाई दे रहा है, सरफेस टेंशन में सेकंड पर सेकंड स्क्वायर की शक्ल में दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में सेम बात क्या आती है, मास का बिहेवियर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, लेंथ में एंड टाइम में। और यहाँ पे देखिएगा ये लेंथ है और ये टाइम है। आपके अब इसी एमसीक्यू का आंसर एक वर्ड के चेंज होने से, यानी हैविंग से पहले डू नॉट आने से क्या हो गया, डेल्टा, बोथ पी एंड सी हो गए। कुछ मजीद एमसीक्यूज का रिजल्ट जो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज की शक्ल में लिखे थे नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा इससे किस किस्म के एमसीक्यू आते हैं। हाफ 80 स्क्वायर हैज द यूनिट्स ऑफ, नो अब आप ये जुबानी भी कर सकते हैं, रिकॉल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या होती थी, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नो एक इक्वेशन में याद रखिएगा जो यूनिट लेफ्ट हैंड साइड का होता है वही यूनिट राइट हैंड साइड की एक टर्म का होता है। मसलन अगर एस का यूनिट क्या है, मीटर, तो राइट हैंड साइड में जो वी आई टी है इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर, और ये जो हाफ 80 स्क्वायर है इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। सो 80 स्क्वायर हैज द यूनिट ऑफ मीटर या लेंथ। अब बाज़ बच्चा इस तरह से सेटिस्फाई नहीं होता तो प्लीज जरा हाफ 80 स्क्वायर को सॉल्व करके देख लें। हाफ का कोई यूनिट नहीं होता, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हाफ 80 स्क्वायर हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ या हाफ 80 स्क्वायर हैज द यूनिट्स ऑफ मीटर। आगे चलें, इन एक्स इक्वल्स एमसी स्क्वायर यूनिट्स ऑफ एक्स आर। ना इससे फौरन आपको आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन मुझे कहना चाहिए ज़हन में आ जाएगी, विच वाज E इक्वल्स mc स्क्वायर और विच इज E इक्वल्स mc स्क्वायर। इसका मतलब एक्स के वो यूनिट होंगे जो एनर्जी के होंगे, दैट इज जूल या न्यूटन मीटर। लेकिन अगर इस तरह से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो प्लीज एक्स के वो यूनिट होंगे जो mc स्क्वायर के होंगे। तो जब mc स्क्वायर के यूनिट निकालें तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और किसी भी स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो c स्क्वायर का क्या मतलब होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गया, न्यूटन। ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर, विच इज ऑफ कोर्स जूल। इसका मतलब x इन x इक्वल्स mc स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ x आर दोज ऑफ एनर्जी, या इन x इक्वल्स mc स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ x आर जूल। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ, नो न्यूटन क्या होता है, फोर्स, किलोग्राम क्या होता है, मास। तो फौरन आपके ज़हन में क्या आ जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके मुताबिक F ओवर m किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो न्यूटन पर किलोग्राम किसका यूनिट होगा, एक्सेलरेशन का। नहीं समझ आया तो प्लीज A इक्वल्स F ओवर m, यहां से F के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन, मास के क्या होंगे, किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम कम्स आउट टू बी एक्सेलरेशन। सो न्यूटन पर किलोग्राम किसका यूनिट होगा, एक्सेलरेशन का, कि जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हाफ 80 स्क्वायर किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी मीटर। x इक्वल्स mc स्क्वायर में x किसका यूनिट है, एनर्जी यानी जूल, और न्यूटन पर किलोग्राम किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। याद रखिएगा, कन्वेंशन का मतलब होता है रवायत, और रवायत वो तरीके होते हैं जो हमसे पहले वाले लोगों ने फॉलो किए होते हैं, और काम को आसान करने के लिए फिर आप उन रवायात को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी याद रखिएगा, रवायत रूल नहीं होती, कन्वेंशन रूल नहीं होती। मैं फिर एक दफा बोल दूं कि जो भी आपके साथ
सो कॉल्ड रूल्स डिस्कस करने लगा हूं, ये एक्चुअली रूल्स नहीं है बल्कि क्या है, कन्वेंशंस हैं, रवायात हैं, यानी ये वो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं जो हमसे पहले साइंटिस्ट, हमसे पहले टीचर्स, हमसे पहले स्टूडेंट्स, हमसे पहले पढ़ने वाले लोग फॉलो कर चुके हुए हैं। सो इनको फॉलो करना जरूरी तो नहीं है, बट ये हमारे काम को यकीनी तौर पे क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा सेल्फिश होकर सोचें तो इनसे एमसीक्यूज के रिजल्ट भी जाहिर सी बात बन सकते हैं, तो इसको हमें लास्ट में देखना पड़ेगा। सबसे पहले फुल यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। पूरा यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, चाहे वो नाम है या चाहे वो नाम नहीं है। मसलन जब भी आप पूरा यूनिट लिखेंगे फोर्स का, जो कि न्यूटन है, जो कि सर आइजैक न्यूटन के नाम के पीछे ग्रेट साइंटिस्ट रखा गया था, तो जब भी पूरा यूनिट लिखा जाएगा तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं न्यूटन जब भी पूरा लिखा जाएगा तो इवन उसका पहला एन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसी तरह मीटर जब पूरा लिखा जाएगा तो उसका पहला एम भी क्या होगा, स्मॉल होगा। दैट्स अनदर थिंग, मीटर ऐसी बात है, नाम नहीं है। सो पूरा यूनिट जब भी लिखा जाएगा, वेदर इट इज आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट और नॉट, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। नंबर 2, सिंबल ऑफ अ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अब अगर आप यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं तो अब ध्यान रखना है, अगर वो नाम है तो फिर वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। मसलन पूरा न्यूटन कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में। लेकिन जब आप न्यूटन का सिर्फ पहला लेटर एन लिखेंगे, तो चूंकि अब न्यूटन इज द यूनिट नेम्ड आफ्टर आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट, सो अब कैपिटल एन कैसे लिखा जाएगा, अब एन कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल में ही लिखा जाएगा। लेकिन मीटर चूंकि किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे नहीं रखा गया, तो मीटर का एम अभी भी कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। होपफुली ये आपको पहले दोनों कन्वेंशन से रूल समझ आ गए होंगे। आगे चलें, प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। मसलन आपके पास एक वैल्यू है 1 × 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ होता है मिली, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमीटर। इसमें देख सकते हैं पहला स्मॉल एम किसको शो कर रहा है, मिली को, प्रीफिक्स, और दूसरा एम किसको शो कर रहा है, यूनिट को, मीटर। तो आपको मिली के एम और मीटर के एम में कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रही। प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। सो टेक्निकली स्पीकिंग, जब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट 2 दफा जो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो लिखे थे, तो मैंने कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया था। अगर मैं कन्वेंशन को फॉलो करूं तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट यूं लिखा जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। जब भी 2 या 2 से ज्यादा बेस यूनिट्स इकट्ठे आते हैं तो उनको फिर इकट्ठे नहीं लिखा जाता, बल्कि उनके दरमियान एक एक स्पेस या गैप दिया जाता है। जैसे कि एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर, जो कि बाय द वे टॉक का यूनिट पे लिखा जा सकता है, इसमें न्यूटन और मीटर के दरमियान आपको स्पेस दिखाई दे रही है। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के दरमियान भी आपको स्पेस दिखाई दे रही है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मसलन 10⁻⁻12 फैरेड को आप 1 माइक्रोफैरेड नहीं लिख सकते, इसके लिए अलग से क्या मौजूद है, प्रीफिक्स मौजूद है, एंड इट इज ऑलवेज रिटन एज 1 पिकोफैरेड। एंड लास्टली, सेकंड लास्टली मुझे कहना चाहिए कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है 3 मीटर, अब ये जाहिर सी बात है कि ये लेंथ है, तो जब मैं 3 का स्क्वायर लूंगा तो याद रखिएगा फिर स्क्वायर सिर्फ 3 का नहीं लिया जाएगा बल्कि यूनिट का भी लिया जाएगा। यानी जब मैं 3 का स्क्वायर लूंगा तो टेक्निकली मैं 3 का स्क्वायर नहीं ले रहा, 3 मीटर का स्क्वायर ले रहा हूं। और 3 मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 का भी स्क्वायर लिया जाएगा, यूनिट का भी स्क्वायर लिया जाएगा, और अब आंसर क्या आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर, विच इज टेक्निकली एन एरिया। तो याद रखिएगा जब भी पावर ली जाती है तो पावर पूरे नंबर की ली जाती है, और नंबर में मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों आ जाते हैं। एंड लास्टली, यूनिट्स हमेशा कन्वीनियंट इस्तेमाल होने चाहिए। मसलन आप एटम्स के दरमियान का फासला याद रखिएगा, पिकोमीटर्स में मेजर करेंगे, नैनोमीटर्स में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, किलोमीटर्स या माइल्स में मेजर नहीं करेंगे। इसी तरह आप शहरों के दरमियान का फासला किलोमीटर्स में मेजर करेंगे, माइल्स में मेजर करेंगे, मिलीमीटर या नैनोमीटर या फेम्टोमीटर में मेजर नहीं करेंगे। तो यूनिट हमेशा ऐसा लिया जाता है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका आंसर ना को जरूरत से ज्यादा बहुत बड़ा आना शुरू हो जाए, ना जरूरत से ज्यादा बहुत छोटा आना शुरू हो जाए। यूनिट हमेशा ऐसे लिया जाता है कि जिससे हमारा काम करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये कुछ कन्वेंशंस थी। इन कन्वेंशंस के दौरान एक वर्ड मैंने यूज किया, प्रीफिक्स। आंसर को 10 की पावर्स में लिखना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2000 किलोग्राम को साइंटिफिकली लिखने का तरीका क्या है, 2 × 10⁻³ किलोग्राम। 570.3 मीटर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका कार क्या है, 5.703 × 10⁻²।
मीटर। तो नंबर्स को 10 की पावर्स में लिखना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। और ये जो 10⁻³ है, दिस इज एक्चुअली नोन एज किलो, एंड दिस किलो जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल K इज नोन एज प्रीफिक्स। तो 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन होगी, जबकि इसको जो नाम दिया जाएगा किलो का, दिस किलो, जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल K, दिस इज नोन एज प्रीफिक्स। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें बहुत सारे प्रीफिक्सेस, ऐसी बात है, बने हुए। मैंने तो 3 या 4 लिखे हैं। पूरे प्रीफिक्सेस आपको उनके सिंबल्स और वैल्यूज समेत याद होने चाहिए। मसलन मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ कि जिसका ऑफ कोर्स सिंबल आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉल m। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻² के जिसका सिंबल आपको क्या दिखाई दे रहा है? C। गीगा का मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है? कैपिटल G के जिसका आपको सिंबल क्या दिखाई दे रहा है? जिसका सिंबल आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल G, जिसका मतलब क्या है? 10⁻⁹ इसी तरह माइक्रो म्यू 10⁻⁻6, अगर आपको याद हो। पीको P 10⁻⁻12, फेम्टो F 10⁻⁻15, सो ऑन। तो आपके तमाम सिंबल्स इनकी पावर समेत और इनकी वैल्यू समेत आपको ये तमाम प्रीफिक्सेस अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू में पूछे गए हैं। चलिए बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, इसमें जो हमने सबसे पहली चीज डिस्कस करनी है वो ऑफ कोर्स क्या है? एरर्स। एरर्स की 2 टाइप्स होती हैं, दोनों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर एक कैलकुलेशन में अपनी वैल्यूज को लगातार क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। यानी आप एक काम कर रहे हैं और हर बारी आपका आंसर पिछले आंसर से क्या आ रहा है? मुख्तलिफ आ रहा है। तो ये किस एरर की निशानी है? रैंडम एरर की निशानी है। लिखा भी हुआ है इनकंसिस्टेंट डिफरेंट, यानी रैंडम एरर भी अपनी वैल्यू क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। और रैंडम एरर की वजह से आने वाले रिजल्ट्स की भी वैल्यूज क्या होती जाती हैं? वेरी करती जाती हैं, चेंज करती जाती हैं। रैंडम एरर की रीजन या कॉज अननोन होता है। काम करने वाले शख्स की नेग्लिजेंस भी हो सकती है, काम करने वाले शख्स का लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, केयरलेसनेस भी हो सकती है, और अगर कुछ भी ना हो तो सराउंडिंग भी रैंडम एरर क्रॉस कर सकती है। मसलन आप जिस लैब में क्या कर रहे हैं, आप जिस जगह पे, जिस कमरे में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस कमरे का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाए, उस कमरे में प्रेशर चेंज होना शुरू हो जाए, ह्यूमिडिटी का लेवल चेंज होना शुरू हो जाए, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज होनी शुरू हो जाए, कोई भी ऐसी चेंज आपके एक्सपेरिमेंट को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। तो इसका मतलब रैंडम एरर जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इसलिए कि इसका कॉज सही तरह से बाज़ दफा पता नहीं चल रहा होता। रैंडम एरर को मुकम्मल रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं है। इसको क्या किया जा सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है। और रिड्यूस करने का तरीका कार क्या होता है? टेकिंग एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स। एंड फाइनली रैंडम एरर प्रिसीजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रिसीजन अभी हम कुछ देर में जाके डेफिनेटली आपके साथ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा एरर क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक एरर। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एरर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर कंसिस्टेंट होता है, अनलाइक रैंडम एरर। जो सिस्टमैटिक एरर है वो अपनी वैल्यू क्या रखता है? मेंटेन रखता है, और उसकी वजह इसका कॉज पता होता है, और इसके कॉज या इसके पैदा होने की वजह इंस्ट्रूमेंट का भी फॉल्ट हो सकता है, लाइक जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंट की पुअर कैलिब्रेशन भी हो सकती है। ठीक हो गया। मैं एक एग्जांपल आपके साथ देता हूं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के तो आपने जीरो एरर्स पढ़े होंगे। वोल्ट मीटर, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। बार दफा क्या होता है कि अभी आपने वोल्ट मीटर को यूज करना शुरू नहीं किया होता, और उसकी जो नीडल होती है वो जीरो पे नहीं होती, जीरो से आगे पीछे होती है, ये भी जीरो एरर आ गया। या बार दफा क्या होता है कि वोल्ट मीटर के ऊपर जो मार्किंग हुई हुई है, जो कैलिब्रेशन हुई हुई है, वो सही नहीं हुई हुई। तो ऐसी कोई भी रीजन जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से सामने आ रही है, वो क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। उसमें नॉर्मली हमें कॉज पता होता है। यही वजह है कि अनलाइक रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर करेक्शन फैक्टर की वजह से एग्जैक्टली रिमूव किया जा सकता है। मसलन जीरो एरर की जीरो करेक्शन, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। अब पुअर कैलिब्रेशन का पता कैसे आप चलाएंगे कि किसी इंस्ट्रूमेंट को एक आइडियल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर लें? कंपेयर कर लें। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप सिस्टमैटिक एरर को एक्चुअली करेक्शन फैक्टर यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्यूरेसी भी अभी कुछ देर में आके जाके हम पढ़ते हैं, जस्ट लाइक प्रिसीजन। एरर्स के नतीजे में क्या पैदा होती हैं? अनसर्टेनिटीज पैदा होती हैं। और अनसर्टेनिटीज की कितनी टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं? 3।
पहली अनसर्टेनिटी क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्या लिख दिया? AU, विच इज एक्चुअली इक्वल टू लीस्ट काउंट। दूसरी क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया है? FU, एंड दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर MB, और MB का मतलब होता है मार्क्ड वैल्यू। अब एक एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी PU कैसे आती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनटू 100। एक एग्जांपल फर्स्ट करें कि आपके पास एक लाइन थी, उसकी लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया कि जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जब इस तरह से डाटा लिखा हो ना, तो बेटा याद रखिएगा इसमें 2 सेंटीमीटर एक्चुअली क्या है? मार्क्ड वैल्यू MV, और 0.1 सेंटीमीटर क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। अब इससे ये तीनों कैलकुलेट करें जरा, तो प्लीज सबसे पहले क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स प्लस माइनस के साथ में। जी ये पहली अनसर्टेनिटी आ गई। नाउ दूसरी अनसर्टेनिटी क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय मार्क्ड वैल्यू। व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट? 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज मार्क्ड वैल्यू? 2 सेंटीमीटर, and this comes out to be 1/20। दूसरी अनसर्टेनिटी आ गई। और तीसरी अनसर्टेनिटी क्या निकालते हैं हम? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वो कैसे निकलती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इंटू 100। व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? 1/20 इंटू 100 इज प्लस माइनस 5%। तो सिंपल सी एग्जांपल जिससे आप तीनों अनसर्टेनिटीज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने इस सारी डिस्कशन के दौरान 2 अल्फाज यूज किए, एक प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी, और मैं अपनी बात को इन्हीं 2 अल्फाज की तरफ लेके जा रहा हूं। प्रिसीजन, आप क्या करते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक वैल्यू को 4 या 5 दफा मेजर करते हैं, तो प्रिसीजन आपको क्या बताएगी कि वो 4 या 5 वैल्यूज एक दूसरे के कितने करीब हैं। मसलन अगर आपने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और उसमें 4 या 5 ऑब्जर्वेशंस आपने ली, और वो चारों और पांचों ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के करीब हैं, तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? प्रिसाइज। लेकिन अगर चारों या पांचों ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के करीब नहीं है, तो फिर ये ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज हरगिज़ नहीं होगी। लिखी भी एक डेफिनेशन, मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ measurements are to one another। और प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ होता है? लीस्ट काउंट के साथ। और प्रिसाइज मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, यानी लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा आपका रिजल्ट उतना ही क्या होता जाएगा? प्रिसाइज होता जाएगा। मेजरमेंट उतनी ही क्या होती जाएगी? प्रिसाइज होती जाएगी। प्रिसीजन ये डिसाइड करती है कि आपकी ली हुई ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के कितना करीब हैं। एक्यूरेसी क्या डिसाइड करती है कि आपका फाइनल रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के कितना करीब है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजर ऑफ हाउ क्लोज द फाइनल रिजल्ट इज टू द एक्चुअल रिजल्ट। मसलन आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे थे विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। तो प्रिसीजन क्या डिसाइड करती है कि ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के कितना करीब हैं, और एक्यूरेसी क्या डिसाइड करती है कि फाइनल आंसर एक्चुअल आंसर के कितना करीब है। और जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितना कम होती जाएगी आपकी मेजरमेंट उतनी क्या होती जाएगी? एक्यूरेट होती जाएगी। इस बात को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि कब कोई ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज होंगी और कब कोई ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होंगी, मैंने एक डार्ट बोर्ड एग्जांपल डिस्कस की हुई है। एक प्लेयर है, वो बोर्ड पे डार्ट्स क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है। आप सबको पता है जिनको डार्ट्स की गेम से थोड़ी सी दिलचस्पी है कि डार्ट्स की गेम में जो सेंटर पॉइंट होता है उसके 50 मार्क्स होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, डार्ट्स की जो गेम है उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें 50 मार्क्स होते हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स तो नहीं है, लेकिन मैंने एक कोई एग्जांपल तो आपके साथ शेयर करनी थी। तो एक मुकाबला हो रहा है कि जिसमें यही प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है कि कौन 50 को कितनी दफा हिट करता है। सो ध्यान से सुनिएगा, ये 50 मैंने कैलिब्रेट किया हुआ है। एक खिलाड़ी ने
को 3 या 4 दफा डार्ट्स को क्या किया, थ्रो किया, निशाने लिए, और ये आपको उसकी 4 या 5 परफॉर्मेंसेस दिखाई दे रही हैं। ये जो चारों या पांचों आपको डॉट्स लगे दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के इंतहाई के हैं, करीब हैं, लेकिन ये वो 50 सेंटीमीटर वाले मार्क के करीब नहीं है। इसका मतलब ये प्रिसीजन वाइज तो हाई है, एक्यूरेसी वाइज हाई नहीं है। यानी ये परफॉर्मेंस प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट नहीं है। यानी इस परफॉर्मेंस में प्रिसीजन हाई है, जबकि एक्यूरेसी क्या है, लो है। अब जरा दूसरे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखें, दूसरे शख्स की परफॉर्मेंस देखें, तो आपको इसमें जो 3 या 4 एफर्ट्स दिखाई दे रही हैं, वो सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही हैं। इसका क्या मतलब है कि इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में प्रिसीजन लो है, लेकिन एक्यूरेसी आपको हाई दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं तीसरे वाले की परफॉर्मेंस देखूं, तो तीसरे वाले की परफॉर्मेंस आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको प्रिसाइज भी दिखाई दे रही है, आपको एक्यूरेट भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका आपको उसके तमाम निशाने या एम्स आपको सेंटर वाले 50 के आसपास लगते दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं चौथे वाले प्लेयर की परफॉर्मेंस आपके साथ डिस्कस करूं, तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशंस भी एक दूसरे के करीब नहीं है, और उसका निशाना भी आपको सेंटर वाले 50 मार्क के करीब दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसका जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। अब हर बारी सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती कि आपको एक मार्क वैल्यू गिवन हो और आपको एक लीस्ट काउंट गिवन हो और आप आसानी से तीनों फॉर्मूलाज में फिलिंग द ब्लैंक करते जाएं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट से आ जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को मार्क वैल्यू से डिवाइड करके आ जाएगी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। हर बारी सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी। बाज दफा क्या होता है कि आपको पहले मार्क वैल्यू खुद निकालनी पड़ती है और फिर आप उसमें अनसर्टेनिटी या एरर निकालते हैं। और अब इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटी या एरर कैसे निकलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने मार्क वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है। और यही हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है। उसके बाद हम कुछ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू देखेंगे। असेसमेंट इन अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। मसलन अगर आपकी मार्क वैल्यू चीजों को प्लस या माइनस करके आ रही है, यानी अगर आपका फाइनल रिजल्ट चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, तो रूल देखें मैंने पहले लिख दिया हुआ, क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एक एग्जांपल फर्स्ट करें, मेरे पास x1 था 2 सेंटीमीटर विद अ प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। मेरे पास x2 था 3 सेंटीमीटर विद अ प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। मुझे कहा गया x1 प्लस x2 निकालें। चलिए x1 प्लस x2 निकाल लेते हैं। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। अब इस आंसर में क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी या एरर निकालना है। रूल पढ़ें क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी लीस्ट काउंट्स आर एडेड। तो आप इन दोनों के लीस्ट काउंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर, और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां से आप बड़ी आसानी से तीनों अनसर्टेनिटीज निकाल सकते हैं। वैसे ये क्या हो जाएगा, एजू। जब आप इसको मार्क वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 0.2 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और जब आप उस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा, ये रूल्स ऑफ एडिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। मसलन अगर मैं यहीं पे सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, x2 माइनस x1 कर दूं, तो अब x2 माइनस x1 का आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2 यानी 1। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए एरर निकालने की रूल अभी भी वही है कि ए यूज आर एडेड। तो चाहे ओरिजिनल वैल्यूज ऐड हो रही हैं या ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एरर निकालने के लिए अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। आगे चलें, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पी यूज आर एडेड। फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट था 2 एम्पियर के, जिसमें एरर कितना था, प्लस माइनस 3%। मेरे पास रेजिस्टेंस थी 10 ओहम के, जिसमें एरर कितना था, प्लस माइनस 1%। मुझे कहा गया V निकालें। ओहम्स लॉ के मुताबिक V किसके बराबर होता है, IR। नाउ व्हाट इज मार्क वैल्यू ऑफ I, 2। व्हाट इज मार्क वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 10। तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट। आंसर आ गया। अब इस आंसर का क्या निकालना है, एरर निकालना है। रूल पढ़ें क्या है, P यूज आर एडेड। तो अगरचे क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन एरर निकालने के लिए इन मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज के एरर्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। व्हाट वाज द एरर इन I, 3%। व्हाट वाज द एरर इन R, 1%। तो 3 + 1 कम्स आउट टू बी 4%।
सो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए पी यूज या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। आगे चलें, पावर कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई पावर विद पी यू। फर्स्ट करें, मेरे पास एक स्क्वायर था जिसकी लेंथ क्या थी 3 मीटर विद एन एरर ऑफ प्लस माइनस 4%। मुझे स्क्वायर का क्या निकालने का कहा गया, एरिया। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। अब इस आंसर में क्या निकालना है, एरर या अनसर्टेनिटी। रूल पढ़े क्या है, मल्टीप्लाई पावर विद पी यू। व्हाट वाज पावर 2, व्हाट वाज पी यू 4, तो आप 2 को 4 में आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 9 मीटर स्क्वायर, जिसमें एरर कितना होगा प्लस माइनस 8% का। नंबर 4, एवरेज कैलकुलेशन। क्या लिखा हुआ है, टेक एवरेज ऑफ एलसीज। फर्स्ट कर मेरे पास x1 था 2 सेंटीमीटर विद अ प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट कर मेरे पास x2 था 3 सेंटीमीटर विद अ प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक आसान सी एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट कर मेरे पास x3 था 4 सेंटीमीटर विद अ प्लस माइनस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। मुझे कहा गया कि इन तीनों की क्या करें, मीन निकालें। तो मीन निकाल लेते हैं, जुबानी इसकी मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार क्या होगी 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9/3 is 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। अब इस आंसर क्या क्या निकालना है, एरर। रूल पढ़े क्या है, टेक एवरेज ऑफ लीस्ट काउंट। तो जो एक्सरसाइज आपने मार्क वैल्यूज के साथ किया वही एक्सरसाइज किसके साथ होगी, लीस्ट काउंट के साथ भी होगी। यानी आंसर निकालने के लिए भी आपने मार्क वैल्यू का क्या ली थी, एवरेज। तो एरर निकालने के लिए आपको लीस्ट काउंट की क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज। 0.1 + 0.2 + 0.3, 0.1 + 0.2 क्या हो गया 0.3, 0.3 + 0.3 क्या हो गया 0.6 डिवाइडेड बाय 3। आपका आंसर क्या आता है 3 सेंटीमीटर। इसमें एरर कितना होगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर का। तो ये रूल इस लिहाज से इंतहाई आसान हो जाता है कि इसमें मार्क वैल्यू निकालने के लिए भी आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स मार्क वैल्यूज की, और एरर निकालने के लिए भी आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स लीस्ट काउंट्स की। लास्ट रूल की तरफ चले, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ जाती है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमने अभी पढ़ा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट। लेकिन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम था कि जिसकी 30 वाइब्रेशंस का टाइम था 60 सेकंड विद अ प्लस माइनस ऑफ 1 सेकंड। तो याद रखिएगा ये 60 सेकंड क्या है, जो टाइम आपने मेजर किया कितनी वाइब्रेशंस के लिए, 30 वाइब्रेशंस के लिए, और ये प्लस माइनस 1 सेकंड क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टॉप वॉच भी हो सकती है का लीस्ट काउंट। तो अब आगे अगर मैंने इसका क्या निकालना हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना हो, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट। लेकिन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट बाय वाइब्रेशंस। व्हाट इज लीस्ट काउंट, प्लस माइनस 1 सेकंड। व्हाट इज वाइब्रेशन, 30। तो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी, 1/30। तो होपफुली आपको ये असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी के 5 रूल्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी बात को कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यू से वाइंड अप करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिनसे हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई एंड एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई में कितना एरर है, 2%, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में कितना एरर है, 3%। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाफ पे, आई पे और ओमेगा के स्क्वायर पे। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आंसर में आने वाला एरर या अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करेगी, आई पे और ओमेगा स्क्वायर पे, क्योंकि हाफ इज अ कांस्टेंट और आई और ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है
कि मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज के एरर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एरर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरर प्लस ओमेगा स्क्वायर का एरर होगा। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एरर इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरर प्लस, और ये किसका एरर है, ओमेगा स्क्वायर का। तो इस पे पावर रूल लगेगा जिसके मुताबिक मल्टीप्लाई पावर विद एरर, तो ओमेगा स्क्वायर का एरर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एरर इन ओमेगा। वैल्यू रिप्लेस करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एरर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरर कितना था, 2%, और एंगुलर वेलोसिटी का एरर कितना था, ओमेगा का एरर कितना था, 3%। और यहां से तो अब आप ये कैलकुलेशन जुबानी भी कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6%, और 6% प्लस 2% का आंसर क्या आएगा, बीटा, यानी 8%। सवाल को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 1.5% एंड द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस R इज 5%, यानी V में अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर कितना है, 1.5%, R में कितना है, 5%. What is the uncertainty in electrical power? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हम श्योर आप सबको आता है, P इक्वल्स V स्क्वायर ओवर R। इसका मतलब पावर का आंसर किस पे डिपेंड करेगा, V स्क्वायर और R पे, और पावर का एरर भी यहां पे किस पे डिपेंड करेगा, V स्क्वायर और R पे। और V स्क्वायर और R आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज के लिए भी वही रूल है जो मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज के लिए है, यानी परसेंटेज एरर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर का एरर क्या होगा, V स्क्वायर का एरर प्लस R का एरर, और V स्क्वायर का एरर जस्ट लाइक प्रीवियस एमसीक्यू क्या होगा, 2 टाइम्स एरर इन V प्लस R का एरर, 2 टाइम्स एरर इन V। What was the error in V? 1.5. What was the error in R? 5. Now please ध्यान से देखें, 2 into 1.5 is 3 and 3 plus 5 comes out to be 8%. आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी 8%। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज। अब आप देख सकते हैं कि इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपसे वहां पे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। आप सबको अच्छे तरीके से आइडिया है कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, कि जिसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, आप श्योर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा और आपको रूटीन की क्लासेस में भी बताया गया और आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ और आज भी डिस्कस हुआ कि रैंडम एरर रिमूव नहीं होता, रिड्यूस होता है, क्योंकि इसकी रीजन बाज़ दफा अननोन होती है। इसकी रीजन काम करने वाला शख्स भी हो सकता है और सराउंडिंग भी हो सकती है। लिहाजा रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज लेके उनकी एवरेज निकाल देते हैं। यानी आपके एमसीक्यू में अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्या लिखी हुई है, टेकिंग एवरेज ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बीटा रिड्यूसिंग जीरो एरर इन डिवाइस, तो इसका ताल्लुक तो जीरो करेक्शन के साथ है, सिस्टमैटिक एरर के साथ है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चलिए अगर मैं पूरा ही इसको ब्लॉक कर दूं, कोस अल्फा। प्लीज सर नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। अंडर सेम एनवायरमेंट द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, द एरर इज। अब अगेन देखें, एनवायरमेंट सेम है, ऑपरेटर सेम है, लेकिन एक ही प्रैक्टिकल बार बार करने से एक ही फिजिकल क्वांटिटी का आंसर आपको सेम आता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका क्या मतलब है, एरर अननोन है। और अननोन एरर कौन सा होता है, रैंडम एरर होता है। और रैंडम एरर की वजह बाज दफा काम करने वाला शख्स भी हो सकता है और बाज दफा सराउंडिंग भी हो सकती है। और शख्स कैसे हो सकता है, पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, अगर वो केयरलेस हो या लैक ऑफ एक्सपीरियंस आ जाए, उसको ऑपरेटर्स हैंडल करने का तरीका ना आए, कोई भी चीज जो जाहिर सी बात है कि रैंडम एरर पैदा करेगी। सो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, द एरर इज सिस्टमैटिक, रैंडम, इंस्ट्रूमेंटल, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा जी एरर इज ऑफ कोर्स रैंडम। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 1%, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज। नाउ स्फीयर के लिए
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रिपीट, स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का आंसर 4 पे डिपेंड करेगा, 3 पे डिपेंड करेगा, पाई विच इज 3.14 उस पर डिपेंड करेगा, आर पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन स्फीयर के वॉल्यूम में एरर ना 4 पे डिपेंड करेगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, ना 3 पे डिपेंड करेगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, ना पाई पे डिपेंड करेगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? आर क्यूब पे। मैं फिर बोल रहा हूं, स्फीयर के वॉल्यूम का आंसर 4/3 पाई आर क्यूब सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्फीयर के वॉल्यूम में आने वाला परसेंटेज एरर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? आर क्यूब पे। लिहाजा मैं यूं भी लिख सकता हूं कि स्फीयर में परसेंटेज एरर इज बेसिकली आर क्यूब में परसेंटेज एरर। तो अगर आपने स्फीयर का परसेंटेज एरर निकालना है तो आप किसका परसेंटेज एरर निकाल लें? आर क्यूब का परसेंटेज एरर निकाल लें। और आर क्यूब का परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? पावर फॉर्मूला से। रिमेंबर, अभी भी डिस्कस किया, पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पावर रूल, मल्टीप्लाई पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर क्या होगा? 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। सो आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। रेडियस में परसेंटेज एरर कितना था? 1%। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर क्या होगा? 3 into 1%, यानी आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? 3%, दैट इज 40। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज विद अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नाउ ऑप्शन ए है 0.067 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.0067 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.67 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6.70 सेंटीमीटर। मुझे इन चारों ऑप्शंस में से मिलीमीटर में सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रही है, कौन सी है? बीटा। और अगर मैं लीस्ट काउंट को देखूं तो लीस्ट काउंट में मिलीमीटर के लिहाज से मेरे पास डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? सिर्फ 2। कितने नंबर्स हैं? सिर्फ 2। जबकि इस ऑप्शन में मुझे डेसिमल के बाद 1, 2, 3 और 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो बीटा कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। अब बचा अल्फा, चार्ली और डेल्टा, वो सारे किस में हैं? सेंटीमीटर में है। तो मुझे पहले क्या करना है? मिलीमीटर और सेंटीमीटर का आपस में रिलेशनशिप देखना है। सो 1 मीटर इक्वल्स 1 मीटर। सेंटीमीटर वाइज 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। और मिलीमीटर वाइज 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के। तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर कम्स आउट टू बी 10 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं, आई रिपीट, अगर मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 0.01 मिलीमीटर, और ये क्या बन जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो अब प्लीज लीस्ट काउंट मुझे क्या बता रहा है कि अगर मिलीमीटर में आंसर निकालना है तो डेसिमल के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स हो सकते हैं? 2। ये देखें। और अगर सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो डेसिमल के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं? 1, 2, 3। तो मिलीमीटर वाली ऑप्शन तो वैसे ही हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर नहीं हो सकता। अब सेंटीमीटर वाली ऑप्शंस में डेसिमल के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं? 3। अगर कोई 3 से कम यूटिलाइज कर रहा है तो वो भी एरर होगा, अगर कोई 3 से ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है तो वो भी एरर होगा। आई एम श्योर आपको ये अगर बात समझ आ गई है कि डेसिमल के बाद सेंटीमीटर के लिहाज से कितने नंबर होने चाहिए? 3। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। चूंकि इसके पास चार्ली के पास डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो ये पूरी 3 नंबर की स्लॉट्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा। और डेल्टा के पास भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो पूरे 3 नंबर की स्लॉट्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। रिपीट, आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स अल्फा। होपफुली एमसीक्यू आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्लीज देखिएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ and the width of a rectangle is 2% and 3%, then total uncertainty in area of the rectangle is. Now please, rectangle के area का फॉर्मूला क्या होता है? length into width, L into W या L into ओमेगा। इसमें L क्या है? length, ओमेगा है W क्या है? width। अच्छा, अब
एरिया का आंसर लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एरिया के आंसर में आने वाला एरर लेंथ और विड्थ के एरर्स के सम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन एरिया इज परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू या ओमेगा। और आगे ये सवाल जुबानी भी हो सकता है। लेंथ में परसेंटेज एरर कितना था, 2%, विड्थ में परसेंटेज एरर कितना था, 3%, तो एरिया में परसेंटेज एरर इन दोनों एरर्स का सम होके क्या आ जाएगा, 2 + 3 5%, दैट इज डेल्टा यानी 5%। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, its drive units can be expressed in base units R। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक इंतहाई आसान एमसीक्यू है, ये पास पेपर का एमसीक्यू है, ऑलमोस्ट फ्री में हासिल होने वाले नंबर होते हैं, याद रखिएगा। F = ma। नाउ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो अगर सिर्फ n लिखा जाएगा तो कैपिटल लिखा जाएगा, अगर पूरा लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। रिमेंबर कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स। इक्वल्स मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको किस में लिखा दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स अल्फा में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, और अगेन अभी भी पास पेपर्स के एमसीक्यूज देखने का सिलसिला जारी है। Q = 5 माइक्रोकूलम एक्सप्रेस इन बेस यूनिट्स एज। आप सबको पता है कि पहली बात, कूलम साइंटिस्ट के नाम के पीछे यूनिट रखा गया। दूसरी बात, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। यूनिट्स की अपने ज़हन में लेके आए तो पूरा यूनिट चाहे वो साइंटिस्ट के नाम के आफ्टर है या नहीं है, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने यूनिट का पहला लेटर लिखना हो और वो अगर साइंटिस्ट के नाम के पीछे हो तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसका मतलब पहली बात तो आपने माइक्रो देखना है कि माइक्रो सही किस में लिखा हुआ है, तो माइक्रो सही बीटा में लिखा हुआ है, 40 में लिखा हुआ है, जहां पे माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ ही लिया गया है। अब आगे ये कॉलम इसका कैपिटल दिखाई, यूनिट चाहे वो नाम के पीछे रखा गया या नहीं रखा गया, कभी भी कैपिटल लेटर्स में आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। प्लीज देखिएगा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट्स आर। तो बेस यूनिट्स में जो टेम्परेचर का यूनिट वो क्या होता है, केल्विन, जो कि बेस यूनिट भी है, याद रखिएगा। 7 बेस यूनिट्स में से एक बेस यूनिट केल्विन भी है। सो आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। इफ E = W/Q where W is force and Q is charge, then the units of electric field strength E are। इस एमसीक्यू में प्रॉब्लम कहां पे वाज़ा बच्चों को आती है कि हम फोर्स को F देखने के इतने आदी हैं कि यहाँ पे जब W आ जाता है तो बच्चा उसको अक्सर क्या ले जाता है, वर्क ले जाता है। तो बी वेरी केयरफुल, ऐसे किसी भी एमसीक्यू में अपनी यूजुअल कंफर्टेबल नोटेशंस में काम करते हैं और बाद में आंसर को चेंज कर देते हैं उस नोटेशन में जो सवाल में दी हुई है। मसलन E = W/Q is basically F/Q, जो उसने सवाल में मेंशन किया हुआ, W is the force। नाउ यूनिट देखें जरा, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, एंड कूलम इज एम्पियर सेकंड। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और अभी हमने देखा न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ई का यूनिट कम्स आउट टू बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। और ये ऑप्शन मुझे किस में दिखाई दे रही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर, ऑफ कोर्स चार्ली। अब जैसा कि मैंने कहा लेक्चर के लास्ट में कुछ ट्रिक्स कि जिनसे आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में हेल्प मिलेगी। याद रखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स मैग्नीट्यूड वाइज बड़े होते हैं और सीजीएस के यूनिट्स मैग्नीट्यूड वाइज छोटे होते हैं। तो जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं, मसलन किलोग्राम से ग्राम में जाएं, मीटर से सेंटीमीटर में जाएं, तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है और मल्टीप्लिकेशन होती है। मसलन 1 किलोग्राम इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, 1 मीटर इज 10⁻+2 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आ जाती है, यानी 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² इंटू 1 मीटर एंड 1 ग्राम इज 10⁻³ इंटू 1 किलोग्राम। अब इस हिस्से में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं।
कैपिटल जी ओवर कैपिटल जी, और एक कैपिटल जी के साथ क्या लिखा हुआ है एसआई और दूसरे के साथ क्या लिखा हुआ है सीजीएस। यानी ऊपर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स किस में यूज हो रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में, और नीचे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स किस में यूज हो रहे हैं, सीजीएस में। आपने इन दोनों यूनिट्स की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। नाउ सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर्स के पर किलोग्राम स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में मीटर किससे रिप्लेस हो जाएगा, सेंटीमीटर से, किलोग्राम किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्राम से, और न्यूटन किससे रिप्लेस हो जाएगा, डाइंस से। थोड़ी सी डाइंस पे डिस्कशन कर दें तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाइंस क्या है, तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइंस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैविंग द यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल, और ये वाला is the same universal gravitational constant having the unit system। तो कैपिटल न्यूटन मीटर्स के पर किलोग्राम स्क्वायर, जीएस में क्या आएगा, डाइंस सेंटीमीटर्स के पर ग्राम स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखिएगा, डाइंस वैसे का वैसा, सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे का वैसा, पर ग्राम स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर नीचे आके क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन is 10⁵ डाइंस, मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, डाइंस और डाइंस कैंसल, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कैंसल, और ये क्या बन गया, 10⁵ + 4 10⁹ ग्राम स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम बार बार बताया क्या होता है, 10⁵ ग्राम्स, किलोग्राम इज 10⁵ ग्राम्स, तो किलोग्राम स्क्वायर इज 10⁶ ग्राम स्क्वायर। ग्राम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस रेशियो का आंसर क्या आएगा, 10⁵, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जी ओवर सीजीएस सिस्टम में जी। इन दोनों सिस्टम में जी के यूनिट्स की रेशियो क्या होती है, यानी जी एस आई ओवर जी सी जी एस क्या होता है, 10⁵। चलिए यही काम इसके लिए करें, स्प्रिंग कांस्टेंट। के एस आई का मतलब क्या है, यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन एस आई, और के सी जी एस का मतलब क्या है, यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन सी जी एस। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में क्या हो जाएंगे, डाइंस पर सेंटीमीटर। नो प्लीज ध्यान से देखिएगा, न्यूटन वैसे का वैसा, बल्कि मैं एक काम करता हूं, पर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऊपर चला गया, पर मीटर नीचे आ गया, डाइंस वैसे का वैसा। न्यूटन का मतलब क्या होता है, 10⁵ डाइंस, बार बार डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। डाइंस और डाइंस आपस में क्या हो गया, कैंसिल, डाइंस और डाइंस आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बनेगा, (10⁵) सेंटीमीटर ओवर, क्या नहीं लिखा मैंने यहां पे, मीटर। मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर, 100 का मतलब 10⁵2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁵3। इसका मतलब यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन सिस्टम इंटरनेशनल ओवर यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज 10⁵3। इन दोनों यूनिट्स की रेशियो क्या होगी, 10⁵3 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखें, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एसआई ओवर जी सीजीएस। नाउ व्हाट इज जी एसआई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाट इज जी सीजीएस, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बना, मीटर ओवर सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट कम्स आउट टू बी 10⁻²। सो बात वही है, ये तीनों एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने का मतलब आपको बताना था कि बात वही है कि जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो 10 के बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। मैं फिर वो एग्जांपल कोट कर दूं कि जब आप किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो 1 किलोग्राम इज 10⁻+3 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, लेकिन जब आप ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तो 1 ग्राम इक्वल्स 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। होपफुली तमाम एमसीक्यू समेत ये तमाम शॉर्टकट समेत आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।